हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्युअलिटी थ्योरी का हेल्प से कैसे प्रॉब्लम्स को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान किया जाता है। ठीक है ना। आसान का मतलब यूज हम यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड का ही करेंगे, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड के अंदर हम ड्युअलिटी थ्योरी का हेल्प लेंगे और ड्युअलिटी थ्योरी के हेल्प लेने के बाद में हम पता लगेगा कि कितना आसान हुआ। ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर के लिए बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में हम क्या काम करते हैं भाई, मेन काम हमारा मेमोरी स्टोरेज का ही होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोसीजर हो जिसमें हमारा कम से कम मेमोरी स्टोर हो। ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये मान लीजिए कि ये हमारे पे एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, जिसमें ये 5 कंस्टेंट्स हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, सोल्व करना। तो आप इसको सोच कर देखिए 1 मिनट के लिए। 5 कंस्टेंट हैं, सभी के सभी इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इनमें सब में स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे। ठीक है, अगर स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे तो यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? 7। जब सिंप्लेक्स मेथड को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 5 स्लैक और 2 गिवन है। ठीक है, और अगर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 वेरिएबल्स ऐड हो गए। और वेरिएबल्स छोड़िए, पहले कंस्टेंट्स पे भी आइए। कितने कंस्टेंट हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंप्लेक्स रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमारे पास यहाँ पर 6 कंस्टेंट्स हैं। मतलब हमारी जो बेस मैट्रिक्स बनेगी वो 6 क्रॉस 6 ऑर्डर, मतलब 6 ऑर्डर की होगी। और अगर हम वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी ढूंढें, वैसे तो यहाँ पे स्लैक एडिशन है। ठीक है, अगर सरप्लस का मान लीजिए कि ये सिंबल ही हमें यहाँ पर ये दिया हुआ होता तो यहाँ पे मुझे स्लैक सरप्लस ढूंढने पड़ते, तो वहाँ पर क्या होता कि काफ़ी मुश्किल होती, बड़ा लंबा प्रोसीजर खिंच जाता सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए जो ड्युअलिटी थ्योरी है वो देखना कैसे हेल्प करेगी। पहले इसका ड्यूअल कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, और आपको बता दूं कि वैसे भी हमने बेसिक सिंप्लेक्स मेथड तो हमने पढ़ा है, लेकिन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के लिए थोड़ा आज का क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए, और बुक में भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका ड्यूअल सोल्व करने के बाद में ड्यूअल को रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल्स बनी हैं, बिल्कुल इजीली बताए जाएंगे आपको। पहले भी बताई है, अब फिर से बताऊंगा, तो थोड़ा और रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को लेके आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर यूँ समझ लीजिए कि ड्यूअलिटी मेनली फिर से एक रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा हो रही है यहाँ पर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में। तो ड्यूअल फॉर्मेशन में ड्यूअल बहुत इजी है बनाना, आप सबने बनाया भी होगा कि उसका जो गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लीजिए, जितने वहाँ पर कंस्टेंट थे उतने यहाँ पर वेरिएबल हो जाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और वहाँ पर जो कोस्ट मैट्रिक्स था वो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिक्वायरमेंट स्पेस हो जाएगा। ठीक है, और सारे यही नॉन जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना कन्फर्म बात हो गई? सही है, लेकिन अब आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ सोल्व करते हुए कि वैसे तो आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो मिनिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमम दे रखा है, तो आप उसको क्या कर लेते हो? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में चेंज कर लेते हो और उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमाइजेशन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंसेप्ट पहले से ही चल रहे हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूअल प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर नहीं यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अगर इसको भी अगर हम लिखें, इसको भी कंस्टेंट्स बना के लिखें, तो हमारा देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे यही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जेड को कोई वेरिएबल नाम दे दिया W0। ठीक है, तो ये कॉलम होगी अबाउट W0, कौन सी? 1 0 0, ये होगी जेड की। ठीक है, फिर W1 की, W2 की, W3 की, W4 की, W5 की। ठीक है, और 6 और 7 की। जो यहाँ पर ये सिंबल है तो 2 सरप्लस तो ऐड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके हेल्प से हमें यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। हाँ, एक चीज़ का आप यहाँ पर फिर भी ध्यान रखना, देखा क्योंकि ड्यूअल बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर इस तरीके का दोनों नॉन ज़ीरो आए, तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो भी आप इसको बनाओगे।
या मतलब बनाओगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर नॉन जीरो बनाओगे तो आपका ड्यूअल प्रॉब्लम मतलब ड्यूअल बनना नहीं बन पाएगा, क्योंकि है ना ड्यूअल में तो सब में सेम इनिक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखना कि अगर ऐसा केस बनता है तो फिर आप जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम ये मतलब वो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। उसमें वेरिएबल्स कितने हो गए थे, लगभग 8 वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, ठीक है ना। 8 ही वेरिएबल इसमें है, बस इतना ध्यान रखना। मैक्सिमम यहाँ पर 10 हो सकते हैं। 10 कैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 2 वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्मेशन करने के लिए 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी ऐड करोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 10। लेकिन वेरिएबल मतलब बिल्कुल फाइनल तक जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 लगा रहे हैं रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की, तो भी वेरिएबल हो रहे हैं 10। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बेस मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, यहाँ पर 3 ऑर्डर की, और वहाँ पर कितने की थी, 6 ऑर्डर की। मतलब देखो डबल का काम कर रहा है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी वैसे भी जब हम बाई हैंड कैलकुलेट करेंगे तब भी। तो ये कितना ईजी रहेगा उससे, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं यहाँ पर, आज हम सीखेंगे कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना भी बनाएं तो कैसे काम करना है, ठीक है। स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स में आप कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको सिर्फ मेंशन हो कि आप रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करें, तो आप चाहे तो वहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी मत लेना, बस, ठीक है। वहाँ पर इतना ध्यान रखना आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नहीं लिया यहाँ पर कुछ मतलब, और हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग में हमने ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना, इसी को हमारा बेस मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। इसको हमने अपना क्या बना लिया, बेस मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। और अब इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, अब इसका कैलकुलेट करेंगे इनवर्स, ठीक है ना। ये मेरा रिक्वायरमेंट स्पेस हो गया, ये मेरे वेरिएबल्स हो गए। तो बेसिक वेरिएबल फर्स्ट टेबल के लिए क्या हो गए, W0 W1 W2, ठीक है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है इस वजह से ये सेम रहा। अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो इनको नेगेटिव करने के बाद में ये सारे यहाँ पे प्लस हो जाते और उस हिसाब से चेंज होता, लेकिन मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी बेस मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेस मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया कि ये अभी मत पढ़ना, ये सिर्फ इतना ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये जो बाद में आएंगे कि ये बेस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी आप टेबल में देखिए कि यहाँ पे तो इन्वर्स लिखा जाता है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप बीटा नोट 1, मतलब कि जो यहाँ पर जो जेड की जो कॉलम नहीं दी हुई है ना, मतलब एक्स W0 के अबाउट, वो भी लिख सकते हैं 1 0 0 इस तरीके से करके, ठीक है। वैसे मतलब जनरल बात है कि W0 हमेशा रहता है बेसिस में, और उसकी कॉलम यही रहती है, E1 ही रहती है हमेशा, इस वजह से उसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब टेबल कैसे फॉर्म हुई। आप एक काम कीजिए, पेन कॉपी लेकर आप अपनी एक टेबल फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्रीज आप रहने दीजिए, ठीक है, एंट्रीज रहने दीजिए सिर्फ, और आप अब देखना कि कैसे एंट्रीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिस मैट्रिक्स था वो क्या था, यही था ना। यहाँ पर -6, यहाँ पर जैसे देखिए मैं यहाँ पर -6 और -8 कर दूँ तो ये जो मैट्रिक्स है यही आपका बेसिस मैट्रिक्स था, ठीक है। और वो वैसे भी हमें पता है कि ये तो हमारा बी, जब B1 करते हैं तो ये तो हमारा B रह जाता है नीचे का सारा, ठीक है ना, ये नीचे का। और ये जब एंट्रीज होती हैं, जब इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो इन सब का क्या हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। वैसे भी लिखते हैं, वरना आप कैलकुलेट भी करके लिख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैटलैब का हेल्प लिया है, और मैटलैब की हेल्प से मैं कर रहा हूँ, ताकि आप भी कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा मैटलैब की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और कि कैसे मतलब एक मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स भी कैलकुलेट करना है तो एंट्रीज कैसे इनपुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्रीज इनपुट की मैटलैब के अंदर, ठीक है। ए एंट्रीज मैंने यहाँ पर रखी, ठीक है, और उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। एंट्रीज को रखने का तरीका आप मैटलैब में सीखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पे क्या आ गया, इन्वर्स कैलकुलेट होके आ गया। ये मेरा हो गया ए इन्वर्स, ठीक है। ए इन्वर्स आते ही समझ लीजिए कि जैसे कि ये आपकी जो टेबल थी यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, हाँ इस तरीके से देखिए आप, ठीक है।
मान लीजिए ये आपकी टेबल थी, ठीक है, एंट्रीज यहाँ पर और ऐसे लिखी हुई हैं, वो जो नेमिंग है ये तीनों हैं, मतलब यहाँ पर है डब्लू नोट की, बीटा नोट की कॉलम, ये बीटा 1 की हो गई, ये बीटा 2 की, ये सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स बी, और यहाँ पर क्या हो गया वाई की, ठीक है, यही होता है। तो ये तीनों तो एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, टेबल कंप्लीशन का कैसे हो रहा है, ठीक। और इसकी मल्टीप्लिकेशन मतलब मैंने अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स बी को 1 मिनट के लिए रुक देता हूँ, छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर मैं नीचे कैलकुलेट किया है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो अभी क्या करते हैं कि अब क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट जो रो होती है उसकी एंट्री हर उस कॉलम से करवाई जाती है जो बेसिस में नहीं होती, जेड जे माइनस सी जी कैलकुलेट करने के लिए करवाई जाती है। तो मैंने क्या किया, इसकी फर्स्ट कॉलम क्या है 168, उसकी पहली से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। पहली का मतलब है कि ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट और ये पहला एलिमेंट, ठीक है, ये किसी एक के अबाउट है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर सारी कॉलम्स ली हैं एक्सेप्ट जो बेसिस में है उनके अलावा। तो ये मतलब W3 4 5 6 7 सब के अबाउट है, ठीक है, टोटल 8 वेरिएबल्स थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इनको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आई, मतलब जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज क्या आ गई, ये आ गई सभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता तो आपका कौन सा वेरिएबल एंटर करता जो मोस्ट नेगेटिव है और 0 से छोटा भी है, तो तब तो एंटर करता -9 उस केस में तो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो आपको मोस्ट पॉजिटिव अमंग द पॉजिटिव्स आपको मोस्ट पॉजिटिव देखना है। तो वो क्या है यहाँ पर 11, तो यहाँ पर ये एंटर करेगा, ये एग्जिट करेगा, ये सेकंड पे है, ठीक है ना। देखिए मतलब ये थर्ड और ये फोर्थ कॉलम के अबाउट है, फोर्थ के अबाउट है, तो यहाँ पर क्या आ गया W4 एंटर करेगा। तो W4 को एंटर करेगा तो W4 के अबाउट Y के फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, जो B इनवर्स है उसका A4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो B इनवर्स किस में सेव है, A में सेव था, तो A का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम आएगी वो हमारे यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ इसका रिक्वायरमेंट स्पेस के साथ में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लीजिए AX = B में जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है ना, B इनवर्स B, तो इस B के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट स्पेस के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया क्या, सॉल्यूशन वाला कॉलम आ गई। तो हमारी सारी कॉलम्स हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी सारी कॉलम्स यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से ये जो आपका जो फर्स्ट कॉलम था, ये आप यहाँ पर जो पहली टेबल थी वो आपकी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर इन दोनों के लिए देखिए क्या है, W4/3 एंड 3/1, मिनिमम कौन सा है 4/3 है, ठीक है। तो ये एग्जिट करेगा, ये एंटर करेगा, तो आपका जो क्या था पाइवोट एलिमेंट था वो क्या हो जाएगा, पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा 3, ठीक है ना, 3 पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा। और 3 के अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप अपनी नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लगाने हैं और आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, तो नेक्स्ट टेबल ये आएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ किस तरीके से, अगर आप मान लीजिए आप क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर रहे हैं तो एक और तरीका भी देखिए कि क्या होगा। देखिए अगली टेबल में क्या जा रहा है, W1 था, ये मेरा बाहर जा रहा है और W4 एंटर आ रहा है, तो मतलब जो मेरा बेसिक मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, W0, W4 एंड W2, इसके अबाउट जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये हो जाएंगी, यही होंगी ना, W0, W4 एंड W2, ठीक है। तो W0, W4 एंड W2 तीनों की हेल्प से मैं फिर से एक बेस मैट्रिक्स लिखता हूं और जो अभी प्रोसीजर लगाया है उसी की हेल्प से सोल्व कर देता हूं, ठीक है। जब बाई हैंड कंप्यूट कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सबसे आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मैं तो मैटलैब की हेल्प से कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेशंस करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट टेबल के लिए। बस इतना ध्यान रखिए कि बेसिस में कौन सा आ चुका है, अब W1 जा चुका है और W4 आ चुका है, तो W0, W4 एंड W2 हो चुका है। तो ये जो मेरा यहाँ पर जो मैंने लिख दिया ये क्या हो गया, मेरा यहाँ पर ये हो गए। अब देखना इसके ही एंट्रीज क्या है, वही है W0, W4 एंड W2 की बेस मैट्रिक्स मैंने का इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
रिक्वायरमेंट स्पेस, जो गिवन रिक्वायरमेंट स्पेस था उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, सॉल्यूशन की तो पहली 3 कॉलम तो ये हो गई। ठीक है, अगली कॉलम ये हो गई। वाई के लिए मैंने क्या किया, इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करवा लिया इनसे सभी से कोरोस्पोंडिंगली जो बेसिस में नहीं है। ठीक है ना, मैंने सब से करवाया है, W1 से भी करवाया है, 3 से भी करवाया है, 5 6 7 से भी करवाया है। ठीक है, तो इनसे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आई, वैल्यूज आई मेरी यहाँ पर ये वैल्यूज आई। ठीक है, तो 1 के अबाउट भी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है। तो कौन सा एंटर कर जाएगा यहाँ पर, जो जिसके अबाउट ये है, ये किसके अबाउट थी, 3 के अबाउट, तो W3 एंटर कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, W3 एंटर कर चुका है। और तो W3 के अबाउट मतलब जो थर्ड A3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या कैलकुलेट हो गया, Y3 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अगर आप अपने आप को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल फास्ट समझते हैं तो आप इस तरीके से भी आप अपने टेबल्स को लिख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, समझिए आप दोनों तरीके हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट। ओके, सो ये जो टेबल है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सेकंड टेबल हो जाएगी। ठीक है, और सेम तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए क्या देख रहे हैं, बताइए मेरे को कि कौन सा एंटर करेगा और कौन सा एग्जिट करेगा। यहाँ पर ये देखिए 1.33 डिवाइडेड बाई 1.3। ठीक है, और एक 1.66 डिवाइडेड बाई दिस, इसका मतलब 4/3 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, और इसका मतलब क्या है 5/3 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है ना, तो क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 5/2। तो मिनिमम कौन सा है 5/2, तो W4 है, W2 है, ये बाहर निकल जाएगा। और एंटर कौन सा कर चुका है, W3 एंटर कर चुका है। ठीक है, तो W3 एंटर कर चुका है और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो यहाँ पर जो लिखी हुई है ये क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरा क्या हो जाएगा, पाइवोट एलिमेंट हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाकर मैं अपनी नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस टेबल में भी कैसे मतलब वैल्यूज़ मैंने चेक करी हैं मैटलैब की हेल्प से। यहाँ पर मैंने एंट्रीज क्या ले ली है, यहाँ पर मैंने ले ली है W0, W4 एंड W3 के अबाउट। ठीक है, तो ये मेरा बेस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट हुआ, रिक्वायरमेंट स्पेस के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा XB कॉलम था वो आ गया। ठीक है, और जो इसकी जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है सॉरी, उसको सभी के साथ में मल्टीप्लाई करवा के देखा तो मेरे को क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर चेक करूँगा कि कौन सा एग्जिट करेगा कौन सा एंटर, लेकिन सारी वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव हैं। सारी नेगेटिव्स क्या होता है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन यही तो होता है फॉर द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कि सारे ZJ-CJ नेगेटिव हो जाएं। तो यहाँ पर नेगेटिव होते ही मेरा क्या हो गया, मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो आपकी टेबल जो है, जो आप अभी अपनी बुक में देखिए थर्ड टेबल है, उसमें आपका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, सॉल्यूशन आ चुका, तो सॉल्यूशन ये था। तो ये किसकी वैल्यू है, ये Z की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, W2 की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर इस वैल्यू का स्पेशल ध्यान रखिए, ये है ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z। दोनों के लिए वैल्यू फाइनल Z की फिक्स वैल्यू यही है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने सॉल्यूशन नहीं बताया है, आपने सिर्फ Z की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू बताई है। तो जब आप सॉल्यूशन बताओगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला यही था CB इनवर्स। ठीक है ना, यही सॉल्यूशन था, W डैश इज इक्वल्स टू CB इनवर्स। लास्ट जो स्ट्रॉन्ग ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ी थी उसमें लास्ट कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो यही देखा था कि ये जो सॉल्यूशन था यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे को तो x1 x2 का वैल्यू चाहिए ना, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं W4 एंड 3 की। ठीक है, तो मेरे को तो x1 x2 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को x1 x2 की वैल्यू जानने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पर W4 का प्राइस एंड W3 का प्राइस, उसका जो मेरा जो ये अब ऊपर जो बेस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट हो चुका है उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे को मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बस ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है। और तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो Z की आएगी, Z की को मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो मैं उसको 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इसको ये देखिए ये इसको 0 लिख दिया। ठीक है, ये किसका प्राइस है, W4 का, ये प्राइस है W3 का, एक के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इसको तो नेगलेक्ट कर दीजिए, ये तो Z के अबाउट थी, इसको चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है
एक्चुअली में 4 और 3 ये मेरी वैल्यू जा चुकी हैं, ये x1 की वैल्यू थी, ये x2 की वैल्यू थी, ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखिए बस। तो यहाँ पर x1 x2 की तो वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और जो मेरा जो z की वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम ऑफ z मतलब मैक्सिमम ऑफ z कितना है, 25 है, ठीक है। इस तरीके से हम एक किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन आया था, ये आपकी फाइनल टेबल आई थी, आपने वाई के लिखा ही नहीं क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ चुके थे, ठीक है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ चुका, अब आप उसका उस तरीके से सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस तरीके से आप, अगर आपसे उसका सॉल्यूशन पूछ लिया जाए मेन प्राइमल प्रॉब्लम का, तो आप कैसे बता पाएंगे। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि CB इनवर्स का फॉर्मूला है वहाँ पे, ठीक है, और उससे हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर इस प्रॉब्लम को, ये जो गिवन प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड लगाता तो मेरे यहाँ पर 8 वेरिएबल्स होते और 6 के अबाउट डील करके मेरे को बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना या ये काफ़ी बड़ा मतलब इशू हो जाता है एक यहाँ पर मेरे लिए, ठीक है। यहाँ वैसे तो यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स हैं तो चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन अगर सरप्लस हो जाते गलती से तो और भी ज़्यादा इशू हो जाता। और अभी आपने देखा कि मैंने वही 8 ही वेरिएबल्स को रखते हुए मैंने क्या कर लिया, 3 ऑर्डर की बेस मैट्रिक्स करवा ली, जिसके अबाउट कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई, ठीक है। तो इस वे में हमें जो क्वेश्चंस हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें बिल्कुल मतलब जो ड्यूअलिटी थ्योरी है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अदर फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम। और आज आप सभी के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रॉब्लम है। देखिए 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, 3 वेरिएबल है, सॉरी 2 कंस्टेंट है, 3 वेरिएबल हैं। तो और ये कह रहा है कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर कोई आपको मेंशन कर दे कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको तो x1 x2 x3 तो 3 टपल का आ जाएगा ना, तो आप 3D ग्राफ थोड़ी बना सकते हैं। 3D ग्राफ बनाना तो बहुत मतलब एक पेपर के ऊपर 3D ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसके ड्यूअल की फॉर्मुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल में ड्यूअल आ जाएगा, ठीक है। ड्यूअल की हेल्प से आप इसका मैक्सिमाइजेशन, इसके जो मैक्सिमाइज ऑफ जेड है इसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो आप सभी अपना ये काम करेंगे, ये एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कि कैसे ड्यूअलिटी थ्योरी सिंप्लेक्स मेथड्स में या ग्राफिकल मेथड्स में हेल्पफुल होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।